सर क्वेश्चन है, कर पेज नंबर 60 की। पॉइंट नंबर 1 और 2 मेरे ख्याल होगा था, ठीक करवा दूंगा, शुरू कर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा आवाज आ रही है। पेज नंबर 60 पॉइंट नंबर 3 होगा। जी सर, पॉइंट नंबर 3। On 1st February 2021, EML sold car C to Gamma Limited for 3 million and recognized the entire amount of revenue. रिक्वायरमेंट देख लें, हमने करना क्या था, प्रोडक्शंस करनी थी। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना हुआ क्या रिकॉर्ड कर लिया गया, क्या एंट्री होगी। EML also provided GL a 0.2 million discount voucher for any future purchase of spare parts within 1 year. There is 80% likelihood that the GL will redeem the discount voucher and will purchase spare parts within 1 year. By the end of the year, no spare parts were purchased. Company normally sells car C for 3 million with no discount voucher. ये 3 million क्या है? ऊपर वाला 3 million क्या है? ये किस किस की ट्रांजैक्शन प्राइस है? और ये जो लास्ट में ये क्या है? सिर्फ कार की क्या स्टैंड अलोन प्राइस। एग्जांपल निकालने में जो लास्ट क्लास में पड़ी थी, एग्जांपल नंबर ये पेज नंबर कौन सा 73, पेज 73 पे एग्जांपल नंबर थी 17। एक नजर देखिएगा, उसका फर्स्ट पैराग्राफ उससे मिलता जुलता है। डिस्काउंट वाउचर सर जी किस चीज का होना है, जो खरीद लिया है या खरीदना है? तो ये पहले क्लियर कर रहा हूँ, हम इसी में फंस गए थे। तो मसला फिर बस क्या है, कोई है मसला इसमें? और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो तो गया, नहीं सही मसला बताए जरा, देखना चाहिए। नहीं 0.2 मिलियन का तो पहले कुछ करना पड़ेगा, मतलब असल मसला क्या है, इस 3 मिलियन में से जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिस्काउंट वाउचर से रिलेटेड है, उसे फिलहाल अभी इनकम नहीं बनाना चाहिए। मतलब ये मसला एक एलोकेशन टेबल बना है। हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट वाउचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस है कितनी? ये एलोकेशन टेबल। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन से? कार एंड डिस्काउंट। तो अभी लाइबिलिटी रहेगी, अभी लाइबिलिटी रहेगी सर। सर ना करें सर, एग्जांपल 17 देखो सर, देखो तो अभी तो एक साल कहाँ हुआ अभी। और सर 1 फरवरी से होना ना साल, यार कमाल है। 1 फरवरी का बच्चा 30 जून पे कैसे साल हो गया? ये कौन से काउंटिंग है सर? 31 जनवरी अगले साल होगा ना ये? ठीक है सर, तो साल कब से गिनना? जब से ट्रांजैक्शन हुई, 1 फरवरी ट्रांजैक्शन हुई।
जी सर, स्टैंड अलोन प्राइस पता जी किसी चीज की? किसकी? कार की ये है। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? वो भी 3 है। डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकालने की कोशिश कर लें, जरा करें, वर्किंग कर। डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस। अब 0.2 मिलियन क्या है, जरा रिलेट करेंगे एग्जांपल 17 से। हाँ जी, लग रहा है कि डिस्काउंट मिलेगा। ये 0.2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर है, उससे जरा रिलेट करें वो जो एग्जांपल थे, वहां मेरा ख्याल है हमने वो डिस्काउंट भी निकाली थी। एक वर्किंग हाँ कम है, उसकी वर्किंग उसकी वजह क्या है? नहीं, वहाँ एक वर्किंग हुई भी है सर, वो एक वर्किंग हुई है वहाँ 100 लिया पहले, फिर 30% से ज़रब दिया, फिर 80% शायद किया। तो यहाँ 0.2 को सिर्फ आपने 0.8 क्यों कर दिया? यहाँ मेरा ख्याल है कि ये 0.2 जो डिस्काउंट वाउचर है शायद ये डिस्काउंट ही है। वहाँ ये बताया हुआ था कि वो 100 की परचेजेस करेगा, हम 30% डिस्काउंट देंगे, 80% लाइवलीहुड है। यहाँ शायद डिस्काउंट की अमाउंट गिवन है, वहाँ 100 इंटू 30 करके डिस्काउंट निकाली थी। ठीक है, नहीं मतलब क्लियर? इसके साथ मेरे ख्याल लिख ही लें जरा पेज नंबर वगैरह, जब कभी जरा ये देखें तो एक दफा उधर नजर पड़नी चाहिए इसी तरह, या उधर लिख लें एग्जाम्पल 17 जब देखें, मतलब कहीं ना कहीं एक रेफरेंस लिखना दोनों का आपस में। एग्जाम्पल 17 के साथ लिख लें या इस पेज के साथ लिख लें। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय, बारह क्लियर है जी प्लीज? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 0.16 हो जाएगा। करेंगे एलोकेशन, टोटल हो जाएगा 3.16, और 3 डिवाइड बाय 3.16 इंटू 3, 2.85 एंड 0.15। अब जरा पढ़ के जरा आखिरी एंट्री अपने बतानी विद अमाउंट, जरा सोच लें आराम से आराम से, तो एडजस्टिंग एंट्री बतानी। रेवेन्यू डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 0.15 से। 3 मिलियन ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ, देख ढूंढे, 3 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया हुआ है। हमारा इतराज शायद सिर्फ क्या है, 2.85 तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द डिलीवरी ऑफ कार, लेकिन ये 0.15 कब इनकम बनना चाहिए? नहीं, एट द ईयर एंड जरूरी नहीं है, हमें पता चल जाता या तो उसने ये डिस्काउंट वाउचर रिडीम कर दिया होता, या फिर साल गुजर गया होता। तो यहाँ ना उसने डिस्काउंट वाउचर अभी रिडीम किया है, और साल क्यों नहीं गुजरा, 30 जून आ तो गया, 1 फरवरी को बेचा। ठीक है, तो व्हाट इज द ओनली रेक्टिफाइंग एंट्री शायद? रेवेन्यू डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कमाया नहीं है, कब कमाएंगे? वहां ढूंढ के जरा बताएं, विच एवर इज अर्लियर, एक विच एवर इज अर्लियर की साइंस चल रही है। एग्जांपल 17 एक नजर देखना सही तरह वर्ड्स। ये रिफंड लायबिलिटी का बड़ा मतलब होता है पैसे वापस करना, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब होता है अनअर्न इनकम। रिफंड लायबिलिटी मींस पैसे वापस करना है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मींस अभी इनकम अर्न नहीं हुई। दोनों लायबिलिटीज हैं, लेकिन उसने कैश में सेटल होना और इसने अर्न होके सेटल होना। बाल क्लियर हो गए सारे? क्लियर है सर? पॉइंट नंबर 4 सर, वाइंड अप। ये पढ़ लिया वो भी चवर है, सॉरी, किस किस का? या तो वाउचर रिडीम हो जाए या टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए ना, यहाँ अभी वाउचर रिडीम हुआ है
ना टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ, इसलिए दूसरी एंट्री नहीं कर रहा है। ये करेंगे जरा पॉइंट नंबर 4, मेरे ख्याल खुद से करना है, जरा 2 मिनट लगा होना चाहिए अभी। सिंपल निकल आया सर। एंट्री तक पहुंचा दिया आपने। एलोकेशन की जरूरत भी है सर, रीजन है कार का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है व्हेन द कार इज ट्रांसफर्ड, और एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज ने साल में इनकम बनना, एंड सम ऑफ स्टैंडअलोन प्राइसेस इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस। ये एलोकेशन तो ये है, एडजस्टमेंट कर एंट्री से एक फाइनल एंट्री बता, लिख लो फाइनल एंट्री की तरफ ढूंढे, एक एंट्री हुई भी है, आराम से कर, आराम से 1 मिनट लगा लो।
ये सर रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना होना चाहिए? बस 3.2। 3.32 तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए कार का। और क्या सर्विसेज का भी रेवेन्यू होना चाहिए रिकॉर्ड? ये रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है। 0.28 डिवाइडेड बाय 12 क्यों? 1 ईयर सर्विसेज मल्टीप्लाइड बाय मार्च अप्रैल मई जून। मार्च को पैसे मिला 0.1। एंट्री क्या करें? सीरियस एंट्री है वैसे। 1.2 से क्या एंट्री हुई भी? कैश डेबिट कितना? हाँ जी हाँ जी, ये गेम जरा खतरनाक लग रही है। हाँ जी हाँ जी। पेमेंट वाज मेड, कितनी पेमेंट आई होगी? इसके जरा एंट्री लिखें, जरा क्या एंट्री हुई होगी पहले। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हुआ हुआ है 1.2 से, तो फिर बाकी क्या बना हुआ है? एडवांस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2.4। करें हिम्मत। मैंने तो वो लिखा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था। ऑन करें गेम सर। रेवेन्यू फर्दर रिकॉर्ड होना चाहिए। रेवेन्यू फॉर कार कितना? नहीं अलग अलग मेरे ख्याल लिखना। 3.32 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 2.12। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज 0.1। डेफिनेटली अब ये दोनों रेवेन्यू से इकट्ठे भी कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या करना है? रिफंड लायबिलिटी मेरा एडवांस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अन इनकम एडवांस, एडवांस क्रेडिट हुआ पहले। और जाने दें यार। ये जो मैंने एंट्री लिखी है ये राइट साइड पे, ये क्या है? ये किस चीज की एंट्री है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2.4 एडवांस बना हुआ? पैसे मिले और रेवेन्यू में डिफरेंस है ना। जो पैसे मिले हैं वो और है, रेवेन्यू रिकॉर्ड और है। तो क्या एडवांस था उसने, लेकिन कितना बनाया हुआ? हालांकि मेरा ख्याल है एडवांस अब रहना कितना चाहिए ये पता आप लोगों को? ये करें जरा, हिम्मत करते जाए जरा। अभी भी एडवांस है कुछ। और वो 0.18 क्या है? वो सर्विसेज का रिमेनिंग रेवेन्यू है। सर्विसेज का टोटल रेवेन्यू 0.28, उसमें से 0.1 रिकॉर्ड हुआ। तो 0.18 अभी भी सर्विसेज का रेवेन्यू एडवांस में क्यों है? अभी भी 8 महीने रहते हैं, अभी भी 8 महीने रहते हैं। तो ये जो मैंने वर्किंग्स आपके सामने लिखी है, ये एंट्री जो राइट साइड में मैंने की है ये ऑलरेडी होगी, वो जो मैंने राइट साइड पे टिक लगाया। ये जो मैंने नीचे बॉक्स में वर्किंग की है, ये इस चीज की वर्किंग कर लें कि रेवेन्यू हमारा बनता कितना है। और फिर मैंने इन दोनों को देख के एक फाइनली रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई है। ये फाइनली एंट्री ये रिक्वायर्ड है, करेक्टिंग एंट्री। एक नजर रिवाइज कर लेना।
जी नोट कर लीजिए। इसमें एक 20 फरवरी की डेट भी है, उसका क्या करें? बीस फरवरी का कुछ न क्यों ना करें, इसमें डिलीवरी मेरा ख्याल हुई है 1 मार्च को, तो पेमेंट भी 1 मार्च को, डिलीवरी 1 मार्च को, तो 1 साल का फ्री मेंटेनेंस एग्रीमेंट है। तो ये 4 महीने जो हमने गिने, कहाँ से गिने? तो ठीक है, लिखा तो हुआ है सोल्ड, लेकिन फाइनली डिलीवरी जो उसकी है, कंट्रोल जब ट्रांसफर हुआ है वो शायद 1 मार्च है। तो 1 ईयर मेंटेनेंस है, देखो 4 मंथ्स कहाँ से काउंट हुआ? मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके बराबर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो गया? पेज नंबर 74 निकालो। पेज नंबर 74, एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ना शुरू करें। इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 16 से कुछ मिलता जुलता काम है, जरा पढ़ना शुरू करें, जरा फर्स्ट पैराग्राफ। ये सर बदले आप। An entity has a customer loyalty program that rewards a customer with 1 customer loyalty point for every an entity दोबारा शुरू करना शुरू से। An entity has a customer loyalty program that rewards a customer with 1 customer loyalty program loyalty point for every ₹10 of purchases। ये क्या चीज है जी लॉयल्टी पॉइंट? मिस्टर हमायूं, ये सुना हुआ कभी? नाम मान तेरी मेरे बनी, पहले ही नाम मान, बाद में कहना ये क्या होता? नहीं मतलब सेंस बन जाएगी क्या चीज है? हर 10 रुपए परचेज पे एक नंबर मिल जाएगा, एक लॉयल्टी पॉइंट मिल जाएगा। किसको? उससे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन, ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर ₹1 डिस्काउंट। हर पॉइंट पे 1 रुपए का डिस्काउंट। 10 क्या है? 1 क्या है? हर 10 रुपए की परचेज पे 1 पॉइंट, और हर पॉइंट पे 1 रुपए की डिस्काउंट मिल जाएगी या मिलेगी? फॉर एनी फ्यूचर परचेज भी नोट करना ऑफ द एंटिटीज फॉर्म। फ्यूचर में जब कोई परचेज करेगा जिसके पास लॉयल्टी पॉइंट होगा, तो उसका हर एक पॉइंट उससे 1 रुपए की डिस्काउंट के लिए एंटाइटल कर देगा। ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड कस्टमर्स परचेज products for 100,000 and earn 10,000 points that are redeemable for future purchases। सही? 1 लाख क्या है और 10,000 क्या है? 1 लाख की परचेजेस के अगेंस्ट 10,000 लॉयल्टी पॉइंट्स क्यों इशू हुए हैं? क्योंकि हर 10 पे 1 पॉइंट होगा। The consideration is fixed and the stand-alone price of the purchased product is, मतलब अगर पॉइंट्स ना भी बेचते, पॉइंट्स ना भी देते, तभी 1 लाख ही लेना था, तो सॉर्ट ऑफ एडिशनल है। लेकिन अब जो हमने चीजें बेची हैं 1 लाख रुपए की, उसमें क्या हमने लॉयल्टी पॉइंट्स भी दिए हैं? तो उन लॉयल्टी पॉइंट्स के अगेंस्ट फ्यूचर डिस्काउंट देना हमारी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी, जो कब सेटल होगी? जब वो आएगा और डिस्काउंट क्लेम करेगा। आ गया है या आएगा? वो आ गया हुआ यार, परचेजेस हो चुकी हैं। कितने की परचेजेस हो चुकी हैं? कितने पॉइंट्स अर्न हो गए हैं?
इन पॉइंट्स पे डिस्काउंट फ्यूचर में मिलनी है और वो डिस्काउंट देना हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो यकीनन अब लाख रुपए हमें मिला होगा एज अ कस्टमर, सॉरी एज एन एंटिटी, तो उस लाख पे इनकम बना लें या उस लाख में से लॉयल्टी पॉइंट्स के अगेंस्ट डिस्काउंट जो देनी है उसको अलहदा कंसिडर करें। ये तकरीबन उससे ही हो जाएगा। पिछला पेज देखो, ये सॉरी पिछली एग्जांपल, और थोड़ा सा फर्क क्या है, शायद यहाँ लॉयल्टी पॉइंट्स कह रहा था, वहाँ डिस्काउंट वाउचर कह रहा था। अरे वापस, the entity expects 9500 points to be redeemed। इसका क्या मतलब हुआ? 10,000 डिस्काउंट के लॉयल्टी पॉइंट्स मिले तो हैं, लेकिन हमारी उम्मीद क्या है कि सिर्फ 9500 पॉइंट्स मींस क्या 9500 रुपीस डिस्काउंट देंगे? वो कहाँ से रुपीस कहाँ से बीच में आ गए? एवरी पॉइंट सेकंड लाइन इज redeemable for 1 rupee discount. So therefore next line underline करना वो कहता है entity estimates a standalone selling price on the basis of likelihood of redemption। 9500 रुपया अब उसने बना दिया इस 9500 पॉइंट्स का स्टैंड अलोन प्राइस की फिगर। इन 9500 पॉइंट्स की स्टैंड अलोन प्राइस 9500 रुपीस कैसे बना? हर पॉइंट पे 1 रुपए की डिस्काउंट, तो 10,000 क्यों नहीं 9500 क्यों? हमारा ये अंदाजा है कि सारे पॉइंट्स रिडीम नहीं है। वो जो सारी वर्किंग शायद हमने की थी इस पिछली एग्जांपल में, जो 11 निकाला था शायद 12 रुपए, शायद नहीं वो 11 तो एलोकेट हुआ था, 12 रुपए जो निकाले थे, ये शायद 12 रुपए की जगह फिगर है। वो 12 को फिर बेस बना के 11 निकाला था, मतलब 12 स्टैंड अलोन प्राइस जो निकाली गई थी ये उसकी जगह शायद 9500। ठीक है, तो नेक्स्ट आने सर वही गेम ऑफ की, बस उसमें एक नई बीच में एडिशन आनी है बस। The points provide a material right, the points provide a significant right to the customer that they would not receive without entering into the contract। इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से ही उन्हें ये पॉइंट्स मिले हैं। Consequently the entity concludes that the promise to provide, ये भी consequently भी implies that a promise to provide points to a customer is a performance obligation। और अगर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर अकॉर्डिंगली जब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो फिर इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। कहना वही चाहता है। The entity allocates a transaction price of 100,000 to the product and the points on a relative stand-alone price basis as follows। टेबल बना हुआ, जो प्रोडक्ट्स बेची हैं एक तो वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और देन पॉइंट्स के अगेंस्ट जो डिस्काउंट मिलनी है या पॉइंट्स के अगेंस्ट जो डिस्काउंट देनी है वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वर्किंग देखेंगे सही हुई कैलकुलेटर पर, लाख 9500 के और 100,000 नीचे दूसरे कॉलम में क्या एलोकेशन करें सर? 1 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 109.5 into 100,000। ये कहाँ देख लें अपनी वर्किंग का हाथ से 9132 ये एलोकेशन टेबल समझ आ गया सर? सारी समझ आ गया सर? इस फॉरेन टेबल के बाद मुझे जरा ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए। 1 लाख रुपया जो कस्टमर से मिला होगा बस किसके अगेंस्ट? नहीं सेल के अगेंस्ट ना, वो परचेज उसके लिए परचेज के अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट उसके तो एंट्री करवाएगा इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग दोस प्रोडक्ट्स। अभी डिस्काउंट वाउचर अभी रिडीम होने हैं, तो इमीडिएटली एट द टाइम जब हमने गुड्स डिलीवर की होंगी उस वक्त एंट्री बनेगी। कितना कितना रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्रेडिट, फिलहाल 8676 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये एंट्री जरा 3 लिखनी है आपने, एक पहली लिखा जरा जगह बनाए राइट साइड। एडवांस में कस्टमर
एडवांस नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है क्योंकि वही है। At the time of transfer of control of products. अच्छा ये जो 90, ठीक है लिख ले, ये जो 9500 रुपीज कैलकुलेट हुए में, अगर ये फॉर एग्जांपल कैलकुलेट ना हुए होते और आपको कोई परसेंटेजेस बताई होती तो आप वर्किंग कर सकते हैं। तो वो वही प्रिंसिपल हो जाएगा जिसका भी आपने अप्लाई भी किया एग्जांपल 17 में। यहाँ से 9500 बता दिया है, अगर वो लाइक्लीहुड वगैरह बता देता तो आप खुद भी वर्किंग कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज वगैरह लगा। देन जैसे वो कहता है एंड ऑफ द फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, फुल कंसंट्रेशन। क्या लग रहा है इस लाइन से, एंड ऑफ द फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड कहां पहुंच गए हम? प्रोडक्ट्स बिक गई थी, लॉयल्टी पॉइंट्स दे दिए थे, कितने दे दिए थे? नहीं, 10,000 दिए थे, लाइवलीहुड यही थी कि 9500 रिडीम होंगे, एक पहला साल गुजर गया। सपोज 4500 points have been redeemed and the entity continues to expect 9500 to be redeemed in total. क्या इसका एस्टीमेट चेंज भी हो सकता है 9500? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर एंड पे 9500 पॉइंट्स ही टोटल रिडीम होने का चांस है, और उस समय से अभी फिलहाल 4500 पॉइंट्स रिडीम हो गए हैं। कितने में से कितने हो गए हैं? तो देयरफॉर अब यहाँ कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होना, कितना कैसे पहले करवा दें, बाद में फिर लिखा हुआ सारा पढ़ लीजिएगा, एंट्री भी करवा दूंगा। कैसे वर्किंग करें? कैसे वर्किंग करूं? बिस्मिल्लाह पढ़, बिस्मिल्लाह रहमान। 8676 अब रेवेन्यू है 9500 पॉइंट्स का, ये 9500 का 9500 पॉइंट। व्हाट इज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ 9500 पॉइंट्स? 8676 है, तो 8676 डिवाइडेड बाय 9500 करके क्या आएगा? पर पॉइंट रेवेन्यू, पर पॉइंट सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4500 किया है, 4500 पॉइंट रिडीम। कितने टोटल पॉइंट्स हैं? उनकी स्टैंड अलोन प्राइस थी 9500, लेकिन अब उनको ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हुई है 8676, तो डिवाइड बाय 9700, 9500 इनटू 45। एक आंसर बताइए। 4110 क्या है? एक एंट्री करवा दो, फिर आप ये वर्किंग भी लिखिएगा और ये स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट एंड रेवेन्यू। सॉरी, कितने से? 4110। तो ये सॉर्ट ऑफ एंट्री हमारी हुई एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पीरियड। ये ठीक है बेटा?
जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में एक वर्किंग होनी है, उस वर्किंग को आपने लॉजिकली भी समझाना है। मैं तो वैसे भी बता दूं, आपने मुझे लॉजिकली समझाना ही हो गया। एट द एंड ऑफ द सेकंड रिपोर्टिंग पीरियड क्या सारे पॉइंट्स रिडीम हो गए थे? 5000 आपके अंदाजे के मुताबिक रहते थे, लेकिन गेम चेंज हो गई। सपोज 8500 पॉइंट्स हैव बीन रिडीम्ड कम्युलेटिवली, का मतलब 4500 है इसके अंदर, टोटल मिला के 8500 से कितने में से कितने रिडीम हुए? कितने में से कितने रिडीम हुए? 10,000 में से 8500 रिडीम। हमारे अंदाजे के 9500 में से 8500, लेकिन जो हमने पॉइंट्स इशू किए हुए वो 10,000 ही हैं। ढूंढने जरा ढूंढ, तो चेंज इन एस्टिमेट आने लगा सर, आने लगा, हो सकता है। वो कहता है एंटिटी अपडेट्स इट्स एस्टिमेट ऑफ द पॉइंट्स दैट विल बी रिडीम्ड एंड नाउ एक्सपेक्ट्स दैट ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इसे कैसे समझे, मतलब 9700 कहाँ से क्या हुआ, किस में से क्या हुआ? 9500 में से नहीं, वो तो वर्किंग तो कर लेंगे, वर्किंग इस वक्त नहीं कर, मतलब 10,000 में से हमारा अंदाजा था 9500 पॉइंट्स रिडीम होंगे। अब इसे कैसे बोला जाए? अब 10,000 में से हमारा अंदाजा 9700 रिडीम है, तो क्या एस्टीमेट बदल गया है? विल बी रिडीम्ड, कैलकुलेटर पढ़ने में बताएं अभी भी कितने रिडीम होने फ्यूचर में। मैंने कहा तो दिए वैसे कैलकुलेटर, लेकिन शायद तो हमारे अंदाजे के हिसाब से अभी भी 1200 फ्यूचर में रिडीम होना। इट मीन अभी सारी लाइब्रेरी शायद सेटल नहीं हुई। 8500 कम्युलेटिवली हो गए, 8500 कम्युलेटिवली हो गए, लेकिन 1200 में लग रहा और पॉइंट्स ऑफ रिडीम हो। ठीक है, अब आपने मुझे सेकंड ईयर एंड पे एक डबल एंट्री करवानी है जो पॉइंट्स रिडीम हो गए। जी वर्किंग शुरू करें। शुरू करवाएं सर, अब 8676 क्या था ये? हाँ जी ठीक है, डिवाइड पे बताए नहीं 9500 के, अब एस्टिमेट बदल गए, क्या बात में कहेंगे ना सर, ना सर, एक मिनट, 8676 डिवाइड बाय 9500 अगर आप करेंगे तो आप ये कहना चाहते हैं ये 8676 9500 पॉइंट्स का रेवेन्यू है, और देयरफॉर आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें से रिमेनिंग 1000 बस और रिडीम होंगे। 8500 मतलब 8676 डिवाइड बाय 9500 की आपने, अच्छा चल मल्टीप्लाई करो जरा। हाँ 9700 फरमाइयो, मेरा ख्याल पहले एक दफा दोबारा जेन में रिवाइज ये करें कि जादू नहीं। एट सिक्स सेवन सिक्स डिवाइड बाई 9500 तो ठीक है, तो आपने करवाया सही। हाँ जी बताए बताए, मल्टीप्लाइड बाई क्या ये 8500 क्यों करें, 8500 क्यों करें? कैलकुलेटर पकड़, कैलकुलेटर पकड़, कैलकुलेटर। 4500 पॉइंट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है, इस 8500 में 4500 है, 4500 है तो 4000 होना चाहिए, गेम खत्म हो गया, ऐसे ही होना चाहिए। पिछली वर्किंग देखें कैसे की थी, नहीं इसी तरह अगर की थी तो बताया क्यों नहीं? हाँ यकीनन 8500 मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ इशू नहीं, उससे कम्युलेटिव आ जाएगा, माइनस वो हो जाएगा जो पहले किया है, डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन पहले डिफरेंस लेना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब इस वर्किंग में एक चेंजिंग सिनेरियो में एस्टिमेट चेंज होने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं मतलब वो एस्टिमेट चेंज होने से क्या इस वर्किंग में इशू है? अगर फॉर एग्जांपल एस्टिमेट अभी भी 9500 पॉइंट्स का ही होता तो फिर तो बात खत्म होगी, फिर तो शायद कोई इशू नहीं है, रिजॉल्व हो जाना मसला। तो नई चीज अब बीच में क्या है? नहीं एस्टिमेट चेंज अब क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन बदल गई, हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइंट्स टू बी रिडीम की क्वांटिटी बदल गई है, एक्सपेक्टेशन बदल गई, 9700 हो गई। अब ऊपर वाली वर्किंग में जहाँ जहाँ एलोकेशन हुई
एलोकेशन बना करते हुए आपने 9500 पॉइंट्स की बेस पे 9500 को स्टैंड अलोन प्राइस बनाया था। ये दोबारा देखना, ये 9500 रिपीट तो हुआ, लेकिन 9500 अगेंस्ट 1 रुपी डिस्काउंट, ये उधर से ही 9500 रुपीज स्टैंड अलोन प्राइस बनी। तो यकीनन आपने 8676 जो कैलकुलेट किया था वो 9500 स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे वर्किंग हुई। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर अपने ध्यान में रखनी हुई है कि ये एस्टीमेट चेंज है, और एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है। नहीं होता, प्रोस्पेक्टिवली नहीं होता, प्रोस्पेक्टिवली ही होता है। कैसे नहीं होता, कैसे होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता। इट मींस अब हम सॉर्ट ऑफ दूसरे साल में कम से कम तो नहीं, जरा देखें अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। तो उस वक्त अंदाजा था, अंदाजे की बेस पे हमने 9500 पॉइंट्स की बेस पे एक वर्किंग कर दी हुई। अगर तो वो एरर था तो एरर रेट्रोस्पेक्टिवली ही ठीक होता है। इट मींस हम वापस जाएंगे और एलोकेशन टेबल रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन ही कि क्या उस वक्त एस्टिमेट करते हुए हमने गलती की थी, तो इट इज सिंपली अ चेंज इन एस्टिमेट। तो एस्टिमेट अगर चेंज हो तो प्रोस्पेक्टिवली होता है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब अब इसी साल होगा जो होना है। सिंपली आपने क्या करना है, 676876 एलोकेट हो गया हुआ है, यकीनन कितने पॉइंट्स को एलोकेट हुआ होगा। लेकिन अगर आप एस्टिमेट बदल जाए तो आपने इसी को 9700 कर देना। किसको पिछले सालों में जाके चेंज नहीं करना, जो एलोकेशन हुई है वो चेंज इन एस्टीमेट है, तो सिंपली क्या करना है, अब ये रेवेन्यू 9700 पॉइंट्स में एलोकेट हो जाए। लेकिन अभी यहाँ एक मसला आएगा, पहले मैं उस मसले का एक सोल्यूशन बताने लगा हूँ, फिर आपने बताना है कि वैसे क्यों नहीं होता। ये पहले 9700 समझ आया, क्या नहीं करना, क्या ही किस साल करना है। पहले पिछले साल में जाकर चेंज नहीं करनी, एस्टीमेट चेंज होगा तो वही रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रिवाइज नंबर ऑफ एस्टीमेटेड पॉइंट्स। जी जी, वो ज्यादा या कम नहीं, ज्यादा नहीं, बेस बढ़ गई तो एक मिनट में कर लेता हूँ, बेस बढ़ गई शायद, तो मेरा ख्याल है रेवेन्यू पर पॉइंट कम हो रहा है, शायद हमने पहले ज्यादा रिकॉर्ड किया। तो एक मिनट बहुत सारा आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि अगर एस्टिमेट्स बदल रहे हैं तो आपने एलोकेशन चेंज नहीं करनी, एलोकेटेड अमाउंट को डिवाइड बाय रिवाइज एस्टिमेट। जी नहीं नहीं नहीं, आप समझे, ये दो तीन गिरे बीच में। और सर जी वो रेट्रोस्पेक्टिव करेक्शन नहीं कह रहा था, वो सिंपली ये कह रहा था पिछले ट्रांजैक्शंस की प्राइस एडजस्ट हो जाएगी यार। वो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कोई नहीं हुआ, वो जब हुआ तभी किया हमने, एस्टीमेट नहीं तभी किया है, उसमें लिखा जाता प्राइस पिछली भी एडजस्ट हो, बस ये था रेट्रोस्पेक्टिव। क्या वो गलती पिछले सालों में जाके ठीक की थी। अगली एग्जांपल देखें, एग्जांपल 20 ना कर सही, अगली अगली एग्जांपल सेकंड क्वार्टर में आके पिछली एडजस्टमेंट की है यार, इट वाज चेंज इन एस्टीमेट। हाँ, करनी कैसे थी, पिछली प्राइस एडजस्ट होनी थी, वो कोई रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, प्राइस एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होती है। इट वाजंट एन एरर। अल्हम्दुलिल्लाह देखें एग्जांपल 20 है, उसकी एंट्री लिखी हुई है। आपने 750 से रेवेन्यू डेबिट और रिफंड लायबिलिटी शायद क्रेडिट किया हुआ है, कब किया है, सेकंड क्वार्टर में किया। हाँ, सेकंड क्वार्टर में पिछले ही एडजस्टमेंट करके किए, क्योंकि दैट वाज गिवन इन क्वेश्चन कि प्राइस पीछे से चेंज होनी, वो सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव था, प्राइस पीछे से चेंज होनी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हम पिछले सालों में नहीं गए थे, वरना तो हमें फर्स्ट क्वार्टर में जाके रेवेन्यू करेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर वाले रेवेन्यू को तो नहीं छेड़ा। हाँ, वो जो हो गया है उसको करेक्ट किए जिस पीरियड में पता चला, दैट इज सेकंड क्वार्टर। अब ठीक है, प्लीज वापस ले रहे हो, एस्टिमेट चेंज है। जी सर, मेरी बात क्या, मैं इस बात क्या कर रहा था कि एलोकेशन टेबल रिवाइज नहीं होना, पिछले सालों में जो बन गया है सिंपली क्या होना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता हमारा एस्टिमेट ये है कि 9000 पॉइंट्स रिडीम होंगे, तो बस 9000 मींस व्हाट इज, दो चेंज पॉइंट्स हैं बस वो अपने। अब 8000 इसलिए नहीं मैं कहूंगा क्योंकि 8500 टोटल कम्युलेटिव हो गए हैं, अब उससे ज्यादा ही होंगे। हाँ, ये हो सकता है वो कहे कि अब और कोई नहीं होने, लेट्स से वो कहे 8500 पॉइंट्स ही बस रिडीम हो गए हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब कोई और पॉइंट रिडीम नहीं होगा, तो फिर वो जो भी रिवाइज्ड एस्टिमेट है हम बोले वो इक्वल हो, ज्यादा हो, एज इट द केस, डेफिनेटली कम नहीं हो सकता क्योंकि जितने पॉइंट रिडीम हो गए वो तो हो गए।
तो आपने सिंपली क्या किया, अगर रिक्वायर्ड बोल रहा था, ये 8676 कहां से उठाया, टेबल से, एलोकेटेड अमाउंट से, और डिवाइड बाय रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय, बताएं क्या होना चाहिए, ठीक है 4000 तो होना चाहिए, तो 4000 करने से इस पीरियड की फिगर आ जाएगी, लेकिन पिछले साल की फिगर देखें कैसे बनी हुई, 8676 वहां हुआ था डिवाइड बाय 9500, तो ठीक है उस वक्त का अंदाजा वही था, लेकिन क्या उस पुरानी फिगर को भी एडजस्ट होना चाहिए, वो तो 9500 पॉइंट्स की बेस पे जो रेवेन्यू बना हुआ है उसको एलोकेट हुआ है 4500 पॉइंट्स को। अब हमारा अंदाजा जो है वो 9700 पॉइंट्स है, टोटल तो अब 9700 है, सही टोटल 9700 हो गया ना। तो वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त वर्किंग करते हुए 200 इजाफी पॉइंट्स को पिछले पीरियड में हमने कंसिडर नहीं किया हुआ, और डेफिनेटली हम कर भी नहीं सकते, हमारा अंदाजा नहीं था, लेकिन क्या उस पिछली वर्किंग में एडजस्टमेंट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ चेंज इन दिस एस्टीमेट, पिछले सालों में जाके इस साल में जाके, नहीं सर, आप कैलकुलेटर पकड़ लो, 8676 डिवाइड बाय सिर्फ 9700 करके इज इक्वल टू 8676 डिवाइड बाय सिर्फ 9700, ये क्या है, पर पॉइंट रेवेन्यू में, इज इट लेटेस्ट एस्टीमेट, अब इसको जो भी फिगर है इसको जरा ध्यान में रखें, जरा जीरो बाजी, लेकिन सही तरह देख लीजिए क्योंकि शायद माइनर फर्क है, फर्क वैसे तो माइनर ही है, जरा पॉइंट्स में शायद फर्क होगा, उस तरफ जाए जरा, ये कुछ ज़हन में रखें जरा, मुझे बोलते मैं अगर आपके बेहद पे ज़हन में रख लेता हूँ 0.89, चले काफी लग रहा है, इससे कम ना, अब उधर जाए जरा लिखें 8676 डिवाइड बाय 9500, अब इसका मीनिंग क्या होता है, नहीं नहीं कम ज्यादा, एक सेकंड छोड़े, पहले हमारा ख्याल ये था कि हर पॉइंट के रिडीम होने का मतलब 0.91 रेवेन्यू, अब हमारा अंदाजा ये है कि हर पॉइंट के रिडीम होने का मतलब 0.89 रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू इसलिए कम हो रहा है क्योंकि पॉइंट्स का एस्टीमेट बढ़ गया, तो क्या हमने तकरीबन 0.01 या 2.02 पिछला रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड किया, ज्यादा किया हुआ कम किया, तो उसको क्यों एडजस्ट करना, क्योंकि अब हमारे अंदाजे के मुताबिक हर पॉइंट का रेवेन्यू 0.89 है और बेस्ड ऑन 9700 रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है, तो अगर हम 4000 करेंगे तो ठीक है 4000 की बेस पे करंट ईयर का सेकंड ईयर का तो रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन पहले मैं जरा दिखाने के लिए एक वर्किंग पहले इस तरह करने लगे, अगर मैं 8500 करूं तो आप बताएं क्या आ जाएगा, अब मैं डेफिनेटली दोनों तरह से वर्किंग करते हैं ताकि फिगर रिकंसाइल भी हो सके, ये यहां तक सॉल्व कीजिएगा 8676 डिवाइड बाय 9700 इनटू 8500, 7603, बताइए ये क्या है, कम्युलेटिव रेवेन्यू ऑफ बोथ द पीरियड्स, कितना ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ, 4110 ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ, ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, एक में डिफरेंस रहेगा, 3493 क्या है, रेवेन्यू ऑफ सेकंड क्वार्टर, सॉरी क्वार्टर नहीं सेकंड पीरियड ऑफ सेकंड पीरियड, नहीं 7603 8500 पॉइंट्स का है, 4110 4500 पॉइंट्स का है, डिफरेंस ले लिया मैंने, लेकिन डेफिनेटली मैंने इकट्ठा डिफरेंस ले लिया, हम अलग-अलग अभी वर्किंग करने लगे, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू, हमें शायद ऐसे कर देना चाहिए, इनटू 4000 पता है सबको कहां से आ रहा है, कहां से आई, 8500 पॉइंट्स माइनस 4500 पॉइंट्स, ये सेकंड पीरियड में सेकंड ईयर में जो पॉइंट्स रिडीम हुए, इसका जरा एक मिनट आंसर बताओ, 3578, ये बताइए क्या, तो उधर वो आ रहा है इधर ये आ रहा है, 8676 डिवाइड बाय 9700 इनटू 4500, एक मिनट करेंगे और कंसंट्रेट कीजिएगा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन 40 क्या ये 4025, इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था अगर एस्टीमेट 9700 पॉइंट्स होता, रिकॉर्ड हुआ कितना हुआ है, इनका डिफरेंस है
डिफरेंस नहीं या प्लस कर दें? क्या 85 ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ था? पिछले साल में जाके ठीक कर रहा हूँ, कर इसी साल रहा हूँ चेंज इन एस्टिमेट, लेकिन पिछले सालों का फैक्ट जो ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया उसको करेक्ट करना। तो इसे इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है? इट इज डिक्रीज इन रेवेन्यू, इससे डिक्रीज हो, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट है 3578 minus what is 3578? What is 3578? रिवाइज्ड एस्टीमेट की बेस पे हमारा 4000 पॉइंट्स का रेवेन्यू 8500 रिवाइज्ड एस्टीमेट की बेस पे पिछले पीरियड में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ, तो दोनों का प्लस कर दें, नेट करना, नेट कर, नेट आंसर क्या है 3493। तो ये जो ऊपर मैंने वर्किंग की थी ये क्या किया था मैंने? नहीं वो मैंने किया क्या था, मैंने कम्युलेटिव रेवेन्यू निकाल लिया 8500 पॉइंट्स का, उसमें 4000 भी आ गए पुराने और 4500 भी आ गए, और उसमें से जो 4500 पॉइंट्स का पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ था वो माइनस करके मैंने डिफरेंस ले लिया। तो वहां दो चीजें नेट ऑफ हो गई, कौन सी? करंट पीरियड का और पिछले पीरियड की एडजस्टमेंट नेट ऑफ होगी। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इसे लॉजिकली देखना चाहें तो क्या क्या हुआ, तो एक काम क्या हुआ जरा बोल दें, और दूसरा काम क्या हुआ, जो पिछला एक्सेसिव रिकॉर्ड हो गया था बिकॉज ऑफ लोअर एस्टीमेट, शायद वो रिवर्स हुआ। आप बात समझ गए? ये लिखें वर्किंग, दोनों तरह लिखना और करें। तो सर जी ठीक है, डिस्काउंट जो लेने वाला वो तो उसने तो ले लिया डिस्काउंट, जो देने वाला उसने वर्किंग भी करनी है। नहीं हमने तो 1 रुपया डिस्काउंट दी हुई है सर, मैं तो क्या, आप प्राइस जितनी मर्जी बढ़ा लें, डिस्काउंट 1 रुपया। ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज नहीं होनी, कस्टमर से आप पैसे ले चुके हैं, अगर तो आप कस्टमर से दोबारा पैसे ले रहे हैं फिर तो गेम ही और होगी। कस्टमर ने चीजें खरीदनी है, हमने उसके अगेंस्ट पॉइंट इशू कर दी है, वो पैसे दे के घर चला गया, अब उसके पास ये राइट है कि आके अपनी डिस्काउंट रिडीम करा ले। वो आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आएगा, ये गेम होगी। कस्टमर से पैसे लेने हैं या कस्टमर को डिस्काउंट दे के हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन गई। और अभी भी अब गलत तरफ मुझे खतरा है, एक तरफ उधर निकल गए, उधर नहीं जाने देना मैंने। वो जब आएगा फ्यूचर में चीजें खरीदेगा, हम जब उस वक्त डिस्काउंट देंगे तो पिछला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला हमारा जो रेवेन्यू वो अननोन, वो अगला तो होगा ही होगा, जब वो चीजें खरीदेगा उसकी अलग एंट्री। ये तो पिछला जो हम डिस्काउंट दे बैठे हैं उसका रेवेन्यू भी फाइनल हो रहा है। वो लाख रुपया जो हमने उससे लिया हुआ है उससे कब पूरा कमाएंगे, चीजें दे दी हैं लेकिन जब तक, अब इसकी लिमिट अच्छा कोई नहीं बताई हुई है, अभी जरा क्लियर रखिएगा, इसमें हो सकता है एक लिमिट भी हो ना कि लॉयल्टी पॉइंट के अगेंस्ट डिस्काउंट कब तक लेनी है। इसकी अगर कोई लिमिट होती तो फॉर एग्जांपल अगर पहले साल लिमिट ही खत्म हो जाती तो वो जितना रिमेनिंग बच गया वो खत्म हो जाता, बट वी आर अज्यूमिंग कि शायद इसकी कोई लिमिट नहीं है जब तक वो आ जाए। ठीक है, तो ये किस रेवेन्यू की रिकॉग्निशन की बात हो रही है जो उस वक्त ले लिया था? दानिश सर लिख के बता दें जी प्लीज। नहीं फिर तो जितने पड़ा होगा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में सारा इनकम, फिर तो इमीडिएटली बन जाएगा ना। अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता तो जितने पॉइंट्स अवेल हो गए, बाकी जितना उस बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स का जितना भी पड़ा हुआ है, लेट्स अज्यूम वो कहता है जी 8500 पॉइंट्स टोटल रिडीम हो गए और बस यही टोटल है, तो ये इस वक्त जीरो हो जाता है। इस वक्त हमारी जो भी हम एंट्री करते हैं उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जीरो हो जाता है, फिर हम डिवाइड बाय 8500 करके इनटू 8500 कर देते और 8676 सारा रिकॉर्ड हो जाता, और जितना पीछे हो गया वो लेस कर देते, बाकी सारे रिकॉर्ड हो जाते। क्या करना, अगर तो पॉइंट्स रिमेनिंग है तभी ऑब्लिगेशन रिमेनिंग है, और अगर वो सारे पॉइंट्स रिडीम हो गए तो देयर इज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन।
नहीं, वो तो हमारा एस्टिमेट ही था ना। अगर अगर अगले पीरियड में फॉर एग्जांपल अब 8500 टोटल हो गए, अगर वो सारे रिडीम हो गए 1500, तो भी कर लेते हैं, बढ़िया चलते हैं। जी जी, अभी अभी अब सेकंड पीरियड की अपने वर्किंग करनी है ना, इसकी एंट्री बताएं। जी जी, नहीं सर, प्रोडक्ट को हमने 91324 एलोकेट कर दिया था। नहीं, वो वही तो कह रहा हूँ, वो 8676 भी तो 9500 की बेस पे की है। तो वो जो एलोकेशन पिछले सालों में हो गई है, अगर उस वक्त के एस्टीमेट्स के मुताबिक ठीक है, तो उस एलोकेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले सालों में जाके करेक्ट करके रेवेन्यू एडजस्टमेंट नहीं, बस जो ऑनवर्ड्स होना है वो करना, जो हो सकता है फ्यूचर में वो कर लें, जो हो गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जिस तरह अगर डेप्रिसिएशन का कोई एस्टिमेट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइंस रिड्यूसिंग या रेजिडुअल वैल्यू वगैरह, हम सिंपली क्या करते हैं, हम सबसे पहले डब्ल्यूडीवी निकालते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जो हो गया है वो तो हो गया, अब जो रह गया बस उसको सोचना फ्यूचर में। डब्ल्यूडीवी निकालते हैं, फिर हम पूरी कॉस्ट को तो नहीं डेप्रिशिएट करते। हाँ, लेकिन अगर एरर हो गया, हमें पहले ही पता था कि 10 साल लाइफ है लेकिन 15 साल पर डेप्रिशिएट करते रहे, वो फिर वहीं से शुरू करेंगे, वो ये होना था ये हो गया है, बाकी रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट करें। ये एक एंट्री है और सारी एंट्री तो बता दें यार, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट एंड रेवेन्यू कितने से, रेवेन्यू फ्रॉम पॉइंट्स 3493 जी, सेपरेट एंट्रीज, वो आपकी मर्जी, सेपरेट एंट्री करेंगे। पहले रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, वो आपको चॉइस है, पहले पुराना रिवर्स करना, नेट इफेक्ट ले रहा हूँ। अगर करेंगे तो रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 85 एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 3500, फिर अलग फिगर्स की करें, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक ही पीरियड में दोनों काम हो रहा है, इसलिए नेट इफेक्ट ले सकते हैं। एक वैसे सोचना था एंड ऑफ द थर्ड ईयर, बल्कि एक सॉरी यहाँ इससे पहले की लाइन लिखा, एक रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की अमाउंट कैलकुलेट करें। अभी है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की रिमेनिंग, बताएं कितनी, शुरू से कर रहे हैं 867 में से कितनी इनकम बना ली थी, 4110 पहले बनाई थी और अब कितनी बना ली है, 1073, ये 1073 रिमेनिंग है। अब जरा आ जाए थर्ड ईयर में, जी सर, एंड ऑफ थर्ड ईयर बताएं जी। अब आपको बताएं क्या assumption होनी चाहिए साल में, क्या assume करें सारी कितने होंगे, 100 बचा लेते हैं, नहीं 1200 तो अंदाजा था ना, अगर 1200 है फिर तो खत्म होगी बात। अगर 1200 है तो उसकी वर्किंग कैसे होगी, 8676 डिवाइड बाय 9700 इनटू 1200, वो तो कहानी वैसे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट्स का एस्टीमेट नहीं चेंज, वो तो वैसे ही इसको तो रहने देते हैं। लेट्स अज्यूम 9900 हो गया, तो वंस अगेन आप क्या नहीं करेंगे, 6876 डिवाइडेड बाय रिवाइज एस्टीमेट इनटू, अब बताएं नहीं, अब कितने पॉइंट्स हो रहे टाइम, कम्युलेटिवली कितने फॉर एग्जांपल रिडीम हो गए, 9600 कर लेते, लेट्स सी कम्युलेटिवली 9600 हो गए, पिछले साल तक कितने हुए थे। अभी मैंने अकेले नहीं करना, मैं अकेले मुझे लग रहा है कि मैं अकेला शुरू हो चुका हूँ। 8676 कहाँ से आया, वहीं से आया होगा जहां से आना चाहिए था, और कहां से आना है, 9700 कहां से आया, 9900 कहां से आया, ये हमने अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया कि 9500 नहीं 9700 नहीं, हमारा ये अंदाजा है कि 9900 पॉइंट्स रिडीम होंगे, और लेट्स अज्यूम टोटल कम्युलेटिव हुए हैं 9600, तो इनटू 1100 अगर करूंगा तो ठीक है, 1100 9600 तो थर्ड ईयर का आ जाएगा, लेकिन पिछले सालों में जो हो गया उसकी फिर एडजस्टमेंट करें। इंस्टेड ऑफ दैट क्या कर सकता हूँ,
9600 करके क्या आ जाएगा, कम्युलेटिवली रेवेन्यू आ जाएगा सबका रिवाइज, और माइनस क्या किया जा सकता है, जो ऑलरेडी चार्ज हुआ हुआ है डिफरेंस आ जाएगा। ये बता दो जरा कितना चार्ज, कितना रिकॉर्ड किया है? नहीं मतलब कैसे फिगर बोलो, 4110 प्लस करेंगे सर, मैं मतलब इकट्ठा कर रहा हूँ सर, इसको प्लस करके फिर 9500, बल्कि इसका अभी आंसर आना चाहिए, यहाँ तक आंसर था 9600। 8413 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए कम्युलेटिवली तीसरे साल तक, माइनस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, टोटल हाँ जी 3493 होगा, ये टोटल कम्युलेटिवली रेवेन्यू रिकॉर्डेड हो गया होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 81 क्या है 810, ये जो अब रिकॉर्ड होना चाहिए। अब इसमें डेफिनेटली ऊपर हमने वर्किंग कर ली हुई है, इसमें पुराना नेटअप हो रहा होगा, ये पुराना एडजस्ट हो रहा होगा और नई की रिकॉर्डिंग। नहीं वो अगर आप कर चुके तो फिर ये लें, अगर आपने ये नहीं लेना फिर आप ये लें, ऊपर ढूंढना, फिर आप 7603 लें, फिर 7603 लें, लेकिन वो ना ले मेरा ख्याल, मतलब नहीं वो जो हमने 4110 को एडजस्ट किया था उसका इफेक्ट 4393 में आ तो रहा, 3493 में उसका इफेक्ट आ गया था, तो अगर उससे को आपने एडजस्ट करना फिर इस तरह करें 4110 माइनस 85 एंड प्लस 3578, ये ढूंढने के करीब जा रहा हूँ, नहीं चेक कर ये 34110, ये फिर मैंने उसमें से 85 एडजस्ट किया और फिर 3578 लेंगे, फिर 3578 लेंगे, लेकिन इस तरह देखें ना, हमने पिछले 2 साल में कितना रेवेन्यू बनाया हुआ, अपनी एंट्रियां देखें 4110 बनाया था और जो 3493 बनाया था, क्या इसमें पिछला एडजस्ट कर दिया है, तो इसमें उसका इफेक्ट आ रहा ना 4110, तो ठीक है, बाकी दूसरा वर्किंग करके देखते हैं आंसर सेम होना चाहिए। अब 810 के ये फिर अब रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होना चाहिए, आई होप के बात क्लियर होगी, तो ये भी जरा बना ले, जगह जरा ढूंढना, बन जाएगी, जरा नेक्स्ट पेज पे चले जाए, है जगह नहीं रजिस्टर पर रहने तो यही कंप्लीट कर रहा हूँ सर, अगर जगह नहीं है तो बुक के साथ एक पेज लगा लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला जगह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। बहुत टाइम रहता है, टाइम वंस अगेन आपकी तरफ है। कहानी मुक गई, 9600 कहाँ से है, तो मिस्टर नासिर आप ये बताएं 9900 कहाँ से है, वो मैं बताता हूँ। जी सर मैंने फिगर्स मदर के साथ अज्यूम की थी 9900 एंड 9600, मैं अज्यूम कर रहा था कि कम्युलेटिवली थर्ड ईयर पे एंड पर रिड्यूम, ये थर्ड ईयर डाटा में कहाँ लिखा हुआ है? जी सर जी कुछ दिन पहले हमने एक बिल एंड होल्ड सेल पढ़ा था, है कुछ दिन में, पेन पकड़े हाथ में और पूरी एग्जांपल 19 लंबी सी अंग्रेजी, पूरी एग्जांपल 19 जल्दी से पढ़ के रिवाइज करें, पेन पूरा पूरा हाथ में, नियत से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर नहीं, इधर ही पढ़े, मेरे ख्याल याद आ रहेगा। कुछ है मोटा मोटा याद? क्रक्स बताए, चीजें पड़ी पड़ी बिक गई हैं, बट ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे करनी पड़ा, स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 19 इमीडिएटली इसके बाद फॉरम। जी वो सब कुछ आ रहा है इसमें, कस्टोडियल कॉस्ट, उसका पैसे, सब कुछ आ रहा है। ये यहाँ तक बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने? चले कांडी अभी एग्जांपल नंबर 19 पढ़े। इन चीजों को भी ना सीरियस नहीं करनी, इसका कोई पता नहीं चलता, 20-20 नंबर का सवाल आ जाता, तो इनको प्रॉपर नियत से टाइम दें। देखो हमारी चॉइस नहीं कि कंसोलिडेशन में सवाल आना, वो भी पता नहीं कितना कौन है, आपकी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए। जी 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 मेरा ख्याल आएगा आगे, पढ़ते जाए, कंप्लीट करें। हम कस्टोडियल सर्विसेज के पैसे भी शायद ले रहे हैं, अगर वो इमटेरियल नहीं है तो उसको भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में शामिल होके ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में लिखा हुआ सारा, पढ़ते जाए। नहीं नहीं, एक मिनट वाले सिनेरियो पढ़ना पहले, ये वाला पढ़ना, पढ़ ली। इसमें ये सारी बातें पहले देख लें क्या क्या आ गई, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है वो देख लेते हैं।
ये कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी? मशीन की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किस डेट पे सेटिस्फाई हो जाएगी? ये 31 दिसंबर 19 ऊपर शायद 1 जनवरी 18 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन 2 सालों में मशीन बननी है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी है शायद, तो 18 19 19 पे मशीन ट्रांसफर होने से उसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और स्पेयर पार्ट्स ट्रांसफर ना होने के बावजूद उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड उसी दिन होगा, दोनों का उसी दिन होगा। हाँ, जो कस्टोडियल सर्विसेज के अगर आप पैसे ले रहे हैं तो वो फिर ओवर पीरियड ऑफ कितने थे बीच में, साल 2 to 4 ईयर्स नहीं लिखा हुआ, कौन सा बताएं किस लाइन में? हाँ जी, 2 to 4 ईयर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के 2 ईयर्स या 4 ईयर्स, कोई जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब फाइनली क्या एस्टिमेट है हमारा, तो उसमें फिर ये कस्टोडियल सर्विसेज का इनकम बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होनी चाहिए बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव स्टैंड अलोन प्राइस, और उसको फिर एस्टिमेट करने के 3 तरीके होते थे, जरा बोल देंगे कोई, अगर ना अवेलेबल हो। मार्केट असेसमेंट अप्रोच भी है, कॉस्ट प्लस अप्रोच भी है, अप्रोच भी है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना फिर एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये सब तरह से बात कुछ हमारे नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस ना हो इस कस्टोडियल सर्विसेज की, और ये भी मेंशन ना किया हो कि हम इसे मटेरियल समझते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम इसे भी इनसिग्निफिकेंट समझ के इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर वो मटेरियल है तो स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे एलोकेशन होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें ना ये जो मैंने सेकंड पैराग्राफ में कुछ लाइन अंडरलाइन की है, और थर्ड में तो मैंने वैसे ही शायद कर दी। ये सेकंड पैराग्राफ की जो मैंने लाइन अंडरलाइन की, ये खास तौर पे करें, मतलब क्या हमें कैसे पता चला कि क्या कि ये गुड्स अब हमारी नहीं है, ये हमारे कस्टमर की है, ये शायद उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि पड़ी उसकी है लेकिन हमने अलग रखी हुई, हम उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, और जैसे ही वो मांगे हम दे देंगे। We are just supposed to hold, we are just supposed to give the goods whenever required by the customer। मतलब पड़ी हमारे पास जरूर लेकिन हमारी नहीं है, तो ये हमारी नहीं है कैसे पता चला? ये 3-4 लाइनें जरा अंडरलाइन करें। लेकिन अगर हमारा दिल करे हम इसे बेच सकते हो किसी और को, वो जब मांगेगा उसको दूसरी दे देंगे, तो फिर नहीं है, फिर ये पड़ी हुई हमारी है। लेकिन अगर ये उसी की है और उसकी रिक्वेस्ट पे जानी है, तो ये पता कैसे चलेगा? अलहदा पड़ी है, हम इसे बेच नहीं सकते, जब वो मांगे हम दे देंगे, लेकिन अगर हमारी मर्जी हम ये बेच के कोई और रख लें, तो ये डेफिनेटली फिर अभी कंट्रोल ट्रांसफर है, फिर जब देंगे तभी कंट्रोल ट्रांसफर है। तो दिस स्टोरी इज कॉल्ड एज, ये जो पड़ी हुई चीजें बिक जाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज बिल एंड होल्ड। जी जी, ये भी तकरीबन उतना ही है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लेकिन वहां ये है कि चीजें चली गई, लेकिन असल में सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये है कि लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, नाम नहीं हुए। यहाँ शायद नाम हो गए, उसका नाम तो उसके कर दिए होंगे, हाँ, लेकिन पड़ी हमारे पास लीज में। लेकिन क्या है, एसेट हमारे पास है, इस्तेमाल हम करें, लेकिन नाम हमारा नहीं। ठीक है, तो मशीन और स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू 31 दिसंबर पे, और कस्टोडियल सर्विसेज का रेवेन्यू जैसे जैसे सर्विसेज देंगे बेस्ड ऑन 2 to 4 ईयर्स। नहीं नहीं, हम फिर ठीक है, हमारा उस वक्त हम एस्टिमेट करेंगे ना, हम अपने एस्टिमेट के बेस पर डालेंगे। अगर वो पहले ले लेगा तो फिर कस्टोडियल सर्विसेज स्टोरी खत्म हो, सारी इनकम बन जाए, एस्टिमेट में चेंज आएगा। पेज नंबर 56 पे बना दो, उठते उठते एक अच्छे से एग्जांपल कर। अच्छा, आज आपने बस अब रिलीज कर दी फाइनल जो करनी थी, तो उसका बस आज कल मिला के टेस्ट देना, उसके बाद फिर इसको टाइम देना है, कल दे दें, लेकिन मतलब उसके बाद फिर कल से ऑनवर्ड जरा इसकी भी कुछ रिवीजन घर के लिए शुरू करें। ये मासूम सी चीज मासूम नहीं है, ये आप छेड़ना नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दें। जी बस करें इस वाले पे, आप क्या करना है आगे? एक वो क्वेश्चन मिला हुआ बस, इस वाले में तो आप क्या करना है, सवाल ही है। एक मैंने वो लीज का सवाल दिया था, एक दिन लीज का कहीं नहीं दिया था मैंने कुछ दिन पहले, उसके बैक साइड पे वो करना था, वो करना, वो कर लिया था, वो कल रख लेना, कल से रखना। बाकी है 22 मेरा ख्याल बस एक वो कर लीजिएगा क्वेश्चन, बाकी फिर कुछ और बताता हूँ मैं। IS-37 इन दिनों में साथ पड़ेगा, ये तो कहते रहना हमने, आई फिर सेट तो इंशाल्लाह 1 घंटे की, अब अगर आपने किया हो
जी सर, पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 इसका स्तूपा लिमिटेड का ए पार्ट किया था, इसका बी पार्ट पढ़ दें। ये अब यहाँ से ऑनवर्ड्स 2 टर्म्स आया करनी है, तो आती कुछ दिनों से और on 1st October 18, Cushion Construction Limited entered into a contract to construct a commercial building for a customer for rupees 50 million and a bonus of rupees 10 million if the building is completed on or before 31st December 19. Till 30th June 19, KCL expected the building will be completed within the time at a total cost of 40 million. However, due to bad weather and time involved in the regulatory approvals, the building was completed on 28th February 2020 at a total cost of 42 million, of which 26 million was incurred till 30th June 19. Requirement: compute profit to be recognized for the year ended 30th June 19 and 20 if किसके साल का था 1920. Number 8, performance obligation under the contract is satisfied over time. Performance obligation in the contract is satisfied at a point in time. ये पहले तो ये बता दें, ये एक ही सिनेरियो है, दो हैं, इकट्ठा ही करेंगे दोनों को, ये अलग अलग तो सोचेंगे। एक स्टोरी क्या है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, और एक ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम। इन दोनों वर्ड्स को जरा ऊपर रिलेट करें जरा। व्हाट शुड बी द सेंस ऑफ दीज वर्ड्स? सेटिस्फाइड ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ रिलेट करके बताएं जरा, इसका क्या मीनिंग होगा? 30 जून 2019 जहन में रखें, बताएं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी? आधी होगी, ये किसे पता चला आधी होगी? 30 जून 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। कब कंप्लीट हुई है? 28 फरवरी को हुई है। हमें कब लग रहा था हो जाएगी? 31 दिसंबर 19 को हो जाएगी, वो भी हुई नहीं थी उस वक्त, लेकिन 30 जून 19 को भी कंस्ट्रक्शन जारी थी। तो क्या 30 जून 2019 को कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होनी है, तो जितना काम 30 जून 19 तक हुआ है उसकी बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। और अब सेकंड पॉइंट का मतलब क्या होगा? पॉइंट इन टाइम। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किस लम्हे कंप्लीट होगी? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी। तो पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या? पॉइंट इन टाइम एंड ओवर टाइम। हाँ जी, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही, स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है, पॉइंट इन टाइम। और ओवर टाइम, टाइम पीरियड की बात, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पॉइंट इन टाइम की बेस पे हो तो बताएं, सोच के फाइनली बताएं, रेवेन्यू किसे रिकॉर्ड होना चाहिए? 28 फरवरी को, और बस 30 जून 19 को कुछ नहीं, पर होना तो चाहिए। अगर ओवर टाइम होगा तो साथ साथ होगा, और अगर पॉइंट इन टाइम है, मसलन फॉर एग्जांपल आपका किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एग्रीमेंट ये है कि आपको उसने घर की चाबी ही देनी है, और यूर लीस्ट बॉर्डर के साथ साथ कोई नहीं भाईजान, काम पूरा करेंगे
चाबी हमें पकड़ा देंगे, हम अंदर जाएंगे, देख लेंगे, तसल्ली कर लेंगे, तो हम घर आपसे ले लेंगे। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे 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 और साथ साथ रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर साथ साथ के इंटाइटल्ड हैं तो फिर साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर हम साथ साथ के इंटाइटल नहीं, हम एक ही दफा इंटाइटल बनेंगे, मींस जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो पॉइंट इन टाइम। डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ना? पॉइंट इन टाइम मींस तो वक्त का खास पॉइंट है, और ओवर टाइम मींस साथ साथ है। तो आ जाए जरा, 2 मिनट है, साथ साथ वाला कर देना जी। क्या कर क्यों नहीं होगी? ये मेरी इस बात में कहाँ पता चला आपको कि कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगी? अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगी? और अगर रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड होगा तो फिर कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड होगी वो भी आपको पता है कहाँ होगी, तो भी कर लेते हैं। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगी कॉस्ट? जब इंकर हो जाएगी या जब उसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? ना करें सर, इंकर होगी। इसको छोड़ दें सर, यहीं पर टीएमएल ढूंढे यार, कमाल होगी। और रहने दें सर, रहने दें इसको, यहीं गरीब को छोड़ दें। पिछले पेज पे टीएमएल का सेकंड पॉइंट पढ़ना, पेज 55 पॉइंट नंबर 2। ढूंढ के बताएं कितना खर्चा हुआ होगा। और नहीं हुआ हुआ, हुआ हुआ, सही कह रहे हैं। वो 15 मिलियन फिलहाल कहाँ पड़ा हुआ? नहीं, वो 15 मिलियन खर्चा हो गया, ढूंढिए सुना, वो खर्चा कहाँ पड़ा हुआ? तो इन्वेंट्री में सही पड़ा हुआ? यस सर, सही पड़ा हुआ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ओवर टाइम वर्ड है सेकंड लाइन में, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम। अगर रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर यकीनन ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ रेवेन्यू एट पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होना होता तो जो खर्चा हुआ है अभी वो हमारा एसेट ही है। ये खर्चा एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सर जी क्लियर है सर? बिल्डिंग आपने बना ली है, फिनिशिंग टच रहता है, ईयर एंड आ गया, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब सेटिस्फाई होनी जब आप बिल्डिंग देंगे। तो जितना खर्चा होगा वो आपका एसेट है, आपकी इन्वेंट्री है। वो इन्वेंट्री का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल कब बनेगा? रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल किस दिन बनती है? जब सेल हो जाती है। सेल कब होती है? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। तो रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड होगा तो फिर वो जो कॉस्ट इंकर हुई है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। और अगर अभी आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना तो और खर्चा हो गया है तो वो आपका स्टॉक की तरह 26 मिलियन, अगले पेज पे 26 मिलियन इंकर हो गया। और सर जी हो गया सर, एक्सपेंस आउट कब होगा? अगर ओवर टाइम है तो साथ साथ, और अगर पॉइंट इन टाइम है तो जब पॉइंट इन टाइम पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो खर्चा होना क्या इस चीज की इंडिकेशन है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें? या कॉस्ट ऑफ सेल तब बनेगी जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? अगर ओवर टाइम करना है तो साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस भी साथ साथ। और अगर पॉइंट इन टाइम है तो क्या और क्या फिर पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू भी और कॉस्ट ऑफ सेल भी। तो कॉस्ट अगर इंकर हो रही है वो फिलहाल आपके स्टॉक की तरह। ठीक है, आप क्लियर हो गए जी? चलें, बात खत्म नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। अब ये टेस्ट मेरा ख्याल आज शुरू कर लें, देने शुरू कर लें। कल देना तो कल दे दीजिएगा, जो लोग देना चाहें दे दें। ये चाहिए तेरा टेस्ट ले लेना। अल्लाह हाफ़िज़।